आज मी माझ्या शाळेमध्ये स्वातंत्र्य दिवस विद्यार्थ्यांविना साजरा केला. ही भारताच्या इतिहासातली पहिलीच घटना असेल. आणि तुम्ही माझ्या पहिल्या व्हिडिओला लाईक केल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. असाच प्रतिसाद तुमचा मिळो. धन्यवाद. हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आम्रपाली गजानन तुरुकमानी खिल्लारे आहे. मी शिक्षिका आहे. माझा वाचनाचा छंद आहे, त्यामुळे आज मी तुमच्या समोर वाचनप्रेमी नावाचे ऑडिओ चॅनल घेऊन येणार आहे. त्या चॅनलमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा, गोष्टी, कादंबऱ्या, गाणी, बडबडगीते ऐकायला मिळणार आहेत. त्यामुळे माझं चॅनल लाईक करून शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल या बटनवर क्लिक करा. त्यामुळे माझे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील. आजची कादंबरी आहे गलती किसकी आणि यांचे लेखिका आहेत किरण बेदी आणि यांचा अनुवादित संपादित केलेला आहे रमाशंकर सिंह दिव्य दृष्टींनी. आज आपण गलती किसकी या पुस्तकातील दुसरी कथा वाचणार आहोत. महंगा उपचार, मदद के लिए शालिनी की गुहार. मेरा नाम शालिनी और उम्र 27 साल. मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ और भाई सबसे छोटा. मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक तथा माँ गृहिणी है. मेरे पास अपने खुशहाल बचपन की बड़ी सुखद स्मृति है. मेरी जवानी मेरे परिवार की परेशानी का कारण बनी. मेरी खूबसूरती आगे चलकर मेरी मुसीबत बन गई. बेहद खूबसूरत होने की कीमत मैं आज भी अपने अत्यंत घृणास्पद जीवन के रूप में चुका रही हूँ. मेरा चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया है. 21 वर्ष की आयु में अपनी पढ़ाई पूरी की ही थी कि मेरे परिवार वालों ने मुझ पर शादी करने के लिए जोर देना शुरू किया. उपयुक्त वर की तलाश जारी थी कि पड़ोस के कस्बे से एक अमीर किसान के बेटे के साथ मेरा विवाह प्रस्ताव आया. शायद उन्होंने गांव के किसी समारोह में मुझे देख लिया था और मुझे पसंद किया था. बहरहाल मेरे माता पिता, रिश्तेदारों तथा मेरे पड़ोसियों तक मुझे आश्वस्त किया कि मेरा वर मेरे लिए उपयुक्त है और मैं रानी की तरह रहूंगी. मैं आज भी एक रानी की तरह रह रही हूँ. शायद मेरी बहनें भी मुझे तरह रह रही है. ऐसा इसलिए कि मैं अपनी बहनों या अन्य किसी को देख नहीं सकती. मुझे नहीं मालूम कि मैं फिर कभी देख पाने के लायक हो सकूंगी या नहीं. मेरी सगाई के साथ मेरी शादी की तारीख तय हो गई. मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ होने जा रही थी जिसके लिए आज भी अनेक प्रस्ताव आ रहे थे. हमारे क्षेत्र में पहले की तरह आज भी प्रचलित दहेज की प्रथा के तहत अन्य लोग मेरे मंगेतर के लिए भारी दहेज का प्रस्ताव लेकर आ रहे थे. बहरहाल मेरे होने वाले सास ससुर अपने इस वचन पर कायम थे कि वे अपने पुत्र का विवाह मेरे साथ ही करेंगे, वह भी बिना किसी मांग के. हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसी मिसाल कभी नहीं सुनी गई. हमारे पड़ोस के गांव का एक अमीर परिवार अब भी अपनी बेटी की शादी मेरे होने वाले पति से करने की फिराक में था. इस तथ्य के बावजूद कि हमारी सगाई हो चुकी थी, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. बार बार मना करने के बावजूद वह परिवार उनसे संपर्क करता रहा. इस वजह से मेरी होने वाले ससुर के लोग दुखी हो गए. मैं इतनी आकर्षक थी कि वे बिना दहेज के मेरे साथ अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार थे. मेरी शादी में मात्र 30 दिन ही शेष थे कि एक दिन प्रातःकाल मैंने रंजीत और उसके बेटे कुंदन को अपनी ओर आते देखा. मैं आशंकित एवं हैरान हो उठी कि इतने सवेरे वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. इसके पूर्व की कोई प्रतिक्रिया कर पाती. उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा फेंक दिया. मैं काली पड़ गई. धीरे धीरे मेरे चेहरे पर जलन होने लगी. बोतल में जो कुछ बचा था उसे फेंक कर वे लोग भी भाग गए. मैंने अपने हाथों से उस तरल पदार्थ को पोंछने की कोशिश की तो मेरे हाथ भी जलने लगे. मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ की चमड़ी को गलकर गिरते देखा. यही हालत मेरे चेहरे की भी थी. मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले तथा आसपास के लोग मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े. इसके बाद मुझे एक पड़ोसी की कार में थाने के लिए ले जाने के लिए आ गए. मैंने लोगों की बात करते सुना था कि अस्पताल ले जाने से पहले थाने में मामला दर्ज कराना आवश्यक है. मैं इतनी कमजोर थी कि मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकी कि दर्द के मारे मेरा दम निकला जा रहा है और फौरन कुछ करने की जरूरत है. बाद में मुझे पता चला कि मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका गया था. मैंने देखा कि कोई भी मेरे चेहरे की ओर नहीं देख रहा था. जो भी देखता फौरन मुंह फेर लेता. थाने में मुझसे
थाना प्रभारी के सक्षम बयान देने के लिए कहा गया। जब मैंने बताया कि यह कृत्य किसने किया है तो वो मुझ पर चीख पड़ा। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गई कि मैं उसके आगे झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा कि वो दोनों रंजित या कुंदन नहीं हो सकते। मैं जानती थी कि वे दोनों ही थे, परंतु अधिक जोर नहीं दे सकी। इतनी संवेदनहीनता एवं निष्ठुरता देखकर मेरी आंख के आंसू सूख गए। बाद में मुझे पता चला कि पुलिस ने मेरी छोटी बहन से अर्जी लिखवाई, जिसमें कहा गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने अज्ञात कारणों से मेरे ऊपर एसिड फेंका। इसके बाद मुझे एक स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेरे पिताजी को सलाह दी गई कि वह मुझे दिल्ली ले जाए। इस दौरान कई घंटे का समय बर्बाद हो गया। कार में दिल्ली की यात्रा बड़ी पीड़ादायी रही। हम दिल्ली के प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां हमें पास के अस्पताल में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां इस प्रकार की चिकित्सा की विशेष सुविधा थी। तब तक 4 घंटे हो चुके थे और मैं चाहती थी कि दर्द से सहने से अच्छा मैं मर जाऊं। अस्पताल के डॉक्टर मेरी ओर देखने को भी तैयार नहीं थे, जबकि मैं दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि हम पड़ोसी राज्य से आए थे, इसलिए हमें सीमा पर स्थित अस्पताल में जाना चाहिए था। बहरहाल मेरे पिताजी की मिन्नत खुशामद देखकर वो मुझे अस्पताल में दाखिल करने पर राजी हो गए। 18 दिनों तक अस्पताल के संघन चिकित्सा कक्ष में रहने के बाद 11 महीने तक इलाज के लिए वार्ड में रही। इलाज के दौरान खाल ग्राफ्टिंग के अलावा अन्य अनेक कार्य जब तक होते रहे। मुझे यह तो नहीं मालूम कि क्यों, लेकिन अस्पताल में दाखिल होने के तीसरे दिन मेरी दृष्टि पूरी तरह नष्ट हो गई। लगभग 7 वर्षों से अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है और इसके बदले में हमारी सारी जमीन बिक गई। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी बंद हो गई। मैं जानती हूँ कि सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने के लिए पैसे मांगे। मेरे परिवार वाले के पास पैसे न होने के कारण मैं जस की तस पड़ी रही हूँ। मेरे परिवार इस अस्पताल से उस अस्पताल तक तथा एक से लेकर दूसरे विभाग तक चक्कर काटता रहा, लेकिन उनकी बेटी के लिए कुछ विशेष नहीं किया जा रहा था। मैंने सुना कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, उसने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली है। मेरे परिवार वालों को जिसने भी मिलने की सलाह दी गई, वे उसी के पास गए, परंतु हमारी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसने मुझे एक बार प्रेस के सामने पेश करने तथा अपना गुणगान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी तबाह करने का अपराध बोध और गांव वालों की धमकियों के कारण रंजित ने खुदकुशी कर ली, परंतु उसका बेटा कुंदन आज भी मेरे गरीब माता पिता को भयानक परिणामों की धमकी देता रहता है। पुलिस में दर्ज हमारे मामले का कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल बाद एक दिन कुंदन मुठभेड़ मेरे पिताजी से हो गई। उसने धमकी दी कि जो हाल उसने मेरा किया है वही मेरी अन्य बहनों का करेगा। हमने एक बार फिर एक केस दर्ज कराया। इसका कुछ भी नहीं हुआ तो हमने बमुश्किल उस मामलों को दिल्ली स्थलांतरित कराया। हम यह तो नहीं मालूम कि भारत की लंबी और थकाऊ न्यायिक प्रक्रिया में हम कब इंसाफ दिलाएगी, लेकिन हम हर पल आसन्न संकट में जरूर जी रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। आज हम इस विभाग से उस विभाग और मंत्रालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ। वे मेरे मामले में दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं पड़ते, या हो सकता है कि वे इतने व्यस्त हो कि उन्हें पास हमारी व्यथा सुनने की फुर्सत न हो। कुछ पुलिस वाले दिल्ली में भी हमें धमकाते रहते हैं। हमें नहीं मालूम कि वे कुंदन से जुड़े हुए या नहीं। जिस समय मैं अस्पताल में दाखिल की गई, उन्होंने पीछा करके मेरी बहनों को धमकी दी। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि इस घटना के बाद से अब तक अपने गांव नहीं गई। मुझे नहीं मालूम कि ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा या नहीं। मेरे परिवार मेरे महंगे ऑपरेशन का खर्च वहन नहीं कर सकता। मेरे जीने की इच्छा प्रबल है, परंतु मेरे पास आर्थिक साधन नहीं है। इसमें गलती किसकी है? कुछ अभिभावकों के लिए बेटी की शादी जिंदगी और मौत का सवाल होता है। वे अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। पुलिस को चाहिए कि वह बिना समय गवाए कार्रवाई करे, यानी मामला दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार करे, किंतु ऐसा न करके वह बेईमान की भूमिका निभाती है। अनेक अवसरों पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गंभीर हालत
वाले मरीजों को भी दूसरे अस्पताल में भेजने में बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इन डॉक्टरों के लिए मरीज केवल फालतू का बोझ होते हैं। जांच आयोग सक्रिय भूमिका निभाते नजर नहीं आते। उनकी रुचि केवल मीडिया में स्थान पाने में रहती है। आमतौर पर वो मामलों की छानबीन में विफल होते हैं। ऐसी होती है गरीबों की चेष्टा। शालिनी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। शालिनी को इंसाफ मिळणं ही चाहिए। यानंतर आपण तिसरी कथा ऐकणार आहोत। उफ, उस पहली सिगारेट में कैद हो गई मेरी किस्मत। थँक यू फॉर लिसनिंग। सगळ्यांनी ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद.